नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा कक्षा 11वीं और 12वीं का संस्कृत साहित्य इतिहास पुस्तक का प्रथम अध्याय है, संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास। तो उसमें हम पहला भाग जो है इसका वो कर चुके हैं। तो आज हम जो हमारा शेष भाग है अध्याय का उसको हम करेंगे, और जिसमें ये हमारा संपूर्ण पाठ होगा। और सभी से यही है कि आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पाठ का हर पॉइंट समझ में आ जाए। जिस छात्र ने पहले भाग को नहीं देखा है वो पहला भाग पहले देख ले और साथ में एक रफ कॉपी रख ले, जिससे कि जो भी मेन पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं साथ साथ उन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें। रफ कॉपी है वो, या चाहे आपकी संस्कृत विषय की मेन कॉपी है, लेकिन हाँ जो अभ्यास होगा वो आपको अपनी संस्कृत विषय की कॉपी के अंदर ही करना है। तो बेटर है कि आप मेन पॉइंट्स भी अपनी जो संस्कृत की विषय की कॉपी है उसमें ही करें। तो हम जो शेष भाग है वो शुरू करते हैं, और जिस बच्चे ने पहला भाग नहीं देखा है वो पहले पहला भाग देख ले, अच्छे से समझ ले उसको, फिर दूसरे भाग पर आए। संस्कृत साहित्य के इतिहास का उद्देश्य। तो यहाँ से हम अपना पाठ शुरू करेंगे आज। संस्कृत साहित्य के इतिहास का उद्देश्य। संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास का ज्ञान उसके इतिहास से मिलता है। युगों के विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जो साहित्य प्रकार विकसित हुए हैं उनका आकलन इतिहास में होता है। हजारों ग्रंथों की राशि में गुण और महत्व की दृष्टि से चुने हुए ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इतिहास दे देता है तथा पूरे वाङ्मय में उस ग्रंथ की स्थिति भी बताता है। अकेले पाठक को संपूर्ण वाङ्मय का कम समय में परिचय देना इतिहास का काम है। संस्कृत भाषा ने जानने वाले लोग भी साहित्य के इतिहास से ग्रंथों तथा ग्रंथकारों के विषय में एवं उनके उद्भव की स्थितियों को जान सकते हैं। यह संस्कृत साहित्य के इतिहास की उपयोगिता है। तो संस्कृत साहित्य एवं समकालीन प्रवृत्तियाँ। विभिन्न युगों में जो संस्कृत साहित्य का विकास हुआ वह तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप था। साहित्य के अनुशीलन से उन परिस्थितियों का अनुमान होता है। वस्तुतः जन सामान्य को ध्यान में रखकर ही साहित्य प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। वैदिक साहित्य के विकास से में तात्कालिक धार्मिक जीवन का आभास मिलता है। उस युग में यह भाषा लोक व्यवहार में भी थी। लोक व्यवहार मतलब जो लोगों का व्यवहार होता है, यानी कि आपस में बोलचाल की भाषा भी थी। किंतु यज्ञानुष्ठान, नैतिक नियमों का अनुपालन तथा प्रकृति के उपादानों के प्रति श्रद्धा की भावना का मूल्य अधिक होने से इन पर बल देने वाला वैदिक साहित्य ही सुरक्षित रह सका है। लौकिक साहित्य में लौकिक भावनाओं का प्रकाशन करने वाली सामग्री अति अल्प है, बहुत कम है। लौकिक संस्कृत साहित्य के आरंभ काल में रामायण में सुंदर भाषा में आदर्श की स्थापना की गई, जबकि महाभारत में इतिहास के बहाने राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति का यथार्थ प्रकाशित हुआ। कि जो रामायण था उसमें क्या था, आदर्श की स्थापना की, एक आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, ये सब वहाँ पर बताया गया। और महाभारत में जो हमें राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति का यथार्थ प्रकाशित हुआ। पुराणों में संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों, आख्यानों एवं इतिहास के अतिरिक्त ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को आलोकित करने की प्रवृत्ति है। इन तीनों अवगाहन जन जन की औपचारिक शिक्षा का स्वरूप है। प्रवृत्ति साहित्य के विकास में विविध प्रवृत्तियां काम करती हैं। आरंभिक नाटकों तथा काव्यों में भाषा की सरलता यह प्रकट करती है कि सरल संस्कृत व्यापक रूप से प्रचलित थी। अनेक क्षेत्रों में जनता संस्कृत और प्राकृत दोनों समझती हैं और बोलती भी थी। कि जो पहले था, जो जनता है वो लौकिक और संस्कृत और प्राकृत दोनों को समझती भी थी और बोलती भी थी। आगे चलकर संस्कृत का भाषिक अनुशासन कठोर हो जाने पर साधारण जनता संस्कृत छोड़कर प्राकृतिक तथा अपभ्रंश की ओर प्रवृत्त होने लगी। किंतु परिनिष्ठित शिक्षा संस्कृत माध्यम से होने के कारण शिक्षितों के अनुरूप संस्कृत साहित्य क्रमशः कठिन होता गया। इस स्थिति में पांडित्यपूर्ण काव्य, नाटक, गद्य, पद्य आदि रचे गए। अधिसंख्य साहित्यिक रचनाएं राजाश्रय में लिखी गई, जिसमें यथार्थ से अधिक अलंकृत अभिव्यक्ति पर बल दिया गया। जन रुचि ऐसी रचनाओं के प्रति हो गई। लोगों की जो रुचि है वो इनके प्रति हो गई। भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणों के बाद संस्कृत की धारा पारंपरिक काव्य शैली में नाटक, चंपू, गद्य काव्य तथा नाटक, जो हम जानते हैं नाटक, गद्य, पद्य और चंपू, ये सब जो है उसके विषय में देशी राजाओं की विजय अथवा व्यक्ति विशेष के वर्णन में प्रवृत्त हुई। दूसरी ओर कुछ कवियों में विदेशियों के साथ युद्धों का भी निरूपण हुआ। आधुनिक काल में सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की ओर संस्कृत साहित्यकारों का ध्यान गया। स्वाधीनता संग्राम में साहित्य की सर्जना कहीं प्रतीकात्मक, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हुई।
आज का संस्कृत साहित्य, काव्य, नाटक, लघु कथा, उपन्यास आदि जो हैं, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, राजनीति, शिक्षा का क्षरण इत्यादि विविध विषयों को रेखांकित करते हुए लिखा गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में उतना वैविध्य नहीं था जितना आधुनिक संस्कृत में मिलता है। विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों को संस्कृत साहित्य की परंपरा से आत्मसात किया गया है। लोक व्यवहार। पिछले 4000 वर्षों में संस्कृत का लोक व्यवहार विभिन्न रूपों में हो रहा है। वैदिक युग तथा वेदांगों के समय तक जन सामान्य में संस्कृत का व्यापक प्रयोग था। यास्क 800 ईस्वी पूर्व ने भाषा, देखो यास्क जो है एक निरुक्त रचना की है इनके द्वारा, यास्क के द्वारा निरुक्तकार हैं ये, इनको निरुक्तकार भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने निरुक्त नामक ग्रंथ को लिखा है। 800 ईस्वी पूर्व ने भाषा शब्द का प्रयोग प्रचलित संस्कृत के अर्थ में किया है। पतंजलि ने भाषा की लोकाश्रय किया, उसी का विवेचन अनुवाख्यान व्याकरण करता है। वाल्मीकि ने शिष्ट जनों में परिष्कृत तथा शेष जनों में साधारण संस्कृत के प्रयोग का संकेत किया है। अपने धर्म प्रचार में जैनों ने प्राकृत बौद्धों ने पाली का भले ही प्रयोग आरंभ किया था, किंतु ईस्वी सन के प्रारंभ से दोनों को शास्त्रीय विचार विमर्श के लिए संस्कृत का आश्रय लेना पड़ा। पाषाणों, ताम्रपत्रों आदि में अंकित अभिलेख कुछ अपवादों को छोड़कर संस्कृत में ही हैं। जो पुराने हैं हमारे जो अभिलेख हैं, अंकित अभिलेख, पाषाण पत्थर और ताम्रपत्र जो तांबे के पत्तों पर उन पर संस्कृत में ही है। चीनी यात्री ह्युन-त्सांग जो 629 से 643 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण करने वाला के अनुसार बौद्ध लोग सामान्य वाद विवाद में संस्कृत का प्रयोग करते थे। रामायण और महाभारत का सामान्य जनता में पाठ होता था, जो संस्कृत के सर्वजनगम्य होने का प्रमाण है कि जो पाठ होता था रामायण महाभारत का वो संस्कृत में ही होता था। तो इससे यही प्रमाणित होता है कि जो जन सामान्य लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो भी संस्कृत को जानते थे। कश्मीरी कवि बिल्हण कहते हैं कि उनके प्रदेश में स्त्रियां भी संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाएं समझती हैं। दूसरों का क्या कहना। यत्र स्त्रीणाम अपि किमपरम मातृभाषा वदेव प्रत्यावासम विलसति वचः प्राकृतम संस्कृतम च। ये किसका है? विक्रमांक देवचरितम के अंदर ये है। कहाँ से लिया गया है? विक्रमांक देवचरितम। और किसके द्वारा है? कवि बिल्हण। यह भी ज्ञातव्य है कि दिल्ली सल्तनत के समय भी अनेक संस्कृत अभिलेख किसी लोक कल्याण कार्य के स्मारक के रूप में लिखे गए। भारत के दक्षिण पूर्वी उपनिवेशों इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि में 14वीं शताब्दी ईस्वी तक राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रचलन था। वहाँ के संस्कृत अभिलेख इसे प्रमाणित करते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आरंभ में प्रायः ईस्वी सन की कुछ शताब्दियों तथा जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। कालक्रम से यह शिष्टजनों तथा शिक्षा, ग्रंथ रचना, वाद विवाद, शास्त्रार्थ आदि के क्षेत्र में सीमित हो गई। साहित्य रचना के क्षेत्र में वर्तमान युग तो संस्कृत का वास्तविक स्वर्ण युग है। और जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको बता दें कि संस्कृत भाषा जो सबसे प्राचीनतम भाषा है। कई बार संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो क्या है? सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा जो रचना धारा निरंतर प्रवाहशील है कि यानी कि ये बहुत प्राचीन वैदिक काल से लगातार चली आ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, यह जो उद्घोष है संस्कृत भाषा की ही देन है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। देखो ध्यात मैंने पहले ही आपको बताया कि मुख्य पॉइंट है ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेन आदि यूरोपीय भाषाएं इसी परिवार की भाषाएं हैं। सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, ओडिया, असमिया, पंजाबी, सिंधी आदि। आधुनिक भाषाओं की विकास प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले है प्राचीन आर्य भाषा काल। इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चली। क्या हुआ इस काल के अंदर? जो प्राचीन था वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा। सबसे पहले वैदिक की थी, इससे पहले हम याद करेंगे प्राचीन आर्य। मध्यकालीन में क्या था? इसमें पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। और आधुनिक आर्य भाषा काल, इस काल में विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। भाषा के दो रूप, व्यवहारिक भाषा और साहित्यिक भाषा। देखो ये मेन पॉइंट है, पूरे पाठ का हिंट है, इसलिए मैंने कहा था दूसरा भाग अवश्य देखें कि आपको बेसिक से कहते हैं सरलता से कठिनता की ओर, तो उसमें आपको समझाया गया वहाँ पर। और यहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स दे दिए गए हैं सारे, जिसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे पूरे पाठ की रिवीजन हो जाएगी। भाषा के दो रूप कौन? व्यवहारिक और साहित्यिक, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। व्यवहारिक बोलचाल की भाषा और साहित्यिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संस्कृत साहित्य का विकास साहित्यिक भाषा की दो धाराएं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत संधि काल में रामायण महाभारत ग्रंथों की रचना हुई। रामायण था महाभारत से ही लौकिक संस्कृत का आरंभ हुआ। इसी बीच सुप्रसिद्ध विद्वान पाणिनि, इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी?
अष्टाध्यायी आविर्भाव हुआ, जिसमें इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के भाव संबंधी नियम बताए। संस्कृत साहित्य विकास 4 चरणों में विभक्त है। कौन कौन से थे? वैदिक साहित्य, रामायण महाभारत, मध्यवर्ती और आधुनिक। वैदिक था 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। रामायण तो मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य जो 300 ईस्वी पूर्व से 1784 ईस्वी पूर्व नहीं है, सॉरी ये ईस्वी है यहाँ पर। और उसके बाद आधुनिक काल जो 1784 से आज तक। वैदिक और लौकिक संस्कृत में भेद क्या है? जो वैदिक है उसमें संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। संहिता यानी कि वेद जो है हमारे, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। लौकिक में क्या है? वेदांग, रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथा, साहित्य, आयुर्वेद इत्यादि का वैज्ञानिक साहित्य है हमारा, ये अंतर है यहाँ पर। संस्कृत भाषा संसार की अत्यंत प्राचीन भाषा है। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंध रचनाओं का बहुत बड़ा भंडार है। इस भाषा में प्राचीन समय से आज तक रचनाएं होती आ रही हैं। यह भाषा जो है भारोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। ये कई बार बता चुके हैं और मैं आपको पहले ही भाग में नोट करवा चुका हूँ कि ये बार बार घूम फिर के यही आ रहा है, भारोपीय या इंडो यूरोपियन। प्राय 6000 ईस्वी पूर्व में वैदिक अर्थात प्राचीन संस्कृत भाषा का विकास माना जाता है। 700 ईस्वी पूर्व में पाणिनि ने जब प्रतिष्ठित रूप दिया, इस काल के बाद सभी संस्कृत ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। इस प्रकार संस्कृत के वैदिक और लौकिक दो रूप सामने आते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जो संस्कृत से घनिष्ठ संबंध है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का विकास भी वैदिक तथा लौकिक संस्कृत से ही हुआ है। क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। इस प्रकार संस्कृत समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। अब ये देखिए इसमें प्रश्न जो है संस्कृत भाषा के महत्व को, जो हमने लास्ट में मुख्य पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि ये संस्कृत भाषा का महत्व है। इसमें आप ये लिख सकते हैं, भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं। भारोपीय भाषा परिवार के बारे में कई बार डिस्कस हुआ है कि आपको पता है कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं उसके अंदर। संस्कृत से विकसित होने वाली भारतीय भाषाओं के नाम लिखें। बहुत आसान प्रश्न बन रहे हैं अगर हमने पाठ को ध्यान से देखा पूरी वीडियो को। द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा संस्कृत से प्रभावित हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, उदाहरण देकर बताइए। संस्कृत साहित्य के इतिहास का क्या उद्देश्य है। प्राकृत के कौन कौन से मुख्य भेद हैं। उसके बाद हमने रिक्त स्थान भरने हैं यहाँ पर, देख लीजिए एक बार और फिर इनको कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप आंसर कीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए इनको। ये हैं आपके, इनको पूरा कर लें सभी बच्चे अच्छे से। और जो प्रश्न नंबर 9 है उसमें आपने मिलान करना, भारत और विप्र परिवार, द्रविड़ परिवार, इनको आपस में हमें मिलान करना है। तो इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है दो भागों में। तो इसमें जो इसका जो अभ्यास है वो सभी बच्चे इसका अभ्यास करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकता है, वहाँ पर पूछ सकता है किसी प्रश्न में कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है आपका, या वीडियो में कोई कहीं से समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप वीडियो के टाइमिंग के साथ में कि वहाँ आपको इतने टाइमिंग पर जो बात बोलेगी वो समझ नहीं आ रही तो वो लिख सकते हो वहाँ पर। और इसके अलावा मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने जो आपके साथी हैं, सहपाठी हैं। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने से ये कि आपको जो आगे के पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो आगे के वीडियोस जो भी होंगे तो वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। थैंक यू।